जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी पर। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ चुके थे जो संधि प्रकरण जो अपना चल रहा था उसमें स्वर संबंधित जो संधि थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद अपन जो लास्ट क्लास थी उसमें बात कर रहे थे व्यंजन संबंधित संधि के ऊपर अपन ने चर्चा करी थी। ठीक है दोस्तों, जो व्यंजन संधि थी अपना प्रकरण था व्यंजन संधि। संधि का दूसरा जो पार्ट है या दूसरा भेद है वो थी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में अपन बात कर चुके थे तीन नियमों की जो बात है अपन पहले कर चुके हैं। इसके कोई विशेष भेद नहीं होते हैं। जो भी नियम है उन नियमों को या उनका नामकरण जो भी है वो अध्यापक अपनी सुविधा अनुसार करता है और उन्हीं के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को उसका अध्यापन करवाता है। तो बात करूं जो पूर्व कक्षा में मैं अपन अध्ययन कर चुके थे या जान चुके थे वो तीन नियमों से संबंधित जान चुके थे। जिसमें पहला नियम था प्रथमाक्षर नियम, अपन मापित कीजिए। तृतीयाक्षर नियम अपन ने उसको दिया था, उस सूत्र को नाम या उस नियम को जो नाम दिया था अपने अनुसार सुविधा अनुसार, जिसमें था किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या फिर य र ल व या फिर ह वर्ण हो या फिर हो स्वर वर्ण। इनमें से जो पूर्व पद है उसका अंतिम जो अक्षर या वर्ण होगा वो प्रथम वर्ग हो, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो। वर्ग से संबंधित मैंने पहले भी बताया था क से म तक के वर्ण, जिसमें से क वर्ग में 5 वर्ण, उसी प्रकार च में, ट में, त में और प में। तो किसी भी वर्ग का प्रथम जो वर्ण है वो हो पूर्व पद का अंतिम वर्ण। और उसके बाद जो उत्तर पद है उत्तर पद का प्रथम वर्ण कौन सा हो, या तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या फिर य र ल व ह या फिर स्वर वर्ण हो। तो क्या होगा, यहाँ जो प्रथम वर्ण होगा किसी भी वर्ग का उसके स्थान पर इसी वर्ग का क्या होगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। इसीलिए इस सूत्र का अपन ने नाम दिया तृतीय अक्षर नियम। इस नियम के बारे में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ चुके थे। जो दूसरा नियम था अपना इसमें वो था वही किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद न या फिर म वर्ण हो। तो क्या होगा, इस जो प्रथम वर्ण होगा किसी भी वर्ग का, इसके स्थान पर इसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। इसीलिए इसको अपन ने नाम दिया था पंचमाक्षर नियम। पंचमाक्षर नियम। इसी प्रकार एक बार आप बताएं मुझे कि पंचमाक्षर में कौन सी संधि हुई दोस्तों। देखिए स्वर संधि में बात करें, देखो इसमें यहाँ से या आकृति दिख रही है, यह आकृति किसकी पहचान थी, ये थी दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि की बात करें तो यहाँ से इसके टुकड़े करेंगे तो गया पंचम धन अक्षर। इस प्रकार अ और अ का क्या हो गया, आ हुआ। तो इसमें कौन सी संधि हुई दोस्तों, इसमें हुई दीर्घ स्वर संधि, जिसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रकार पंचमाक्षर में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, ये भी अपन ने जान लिया है। उसके बाद जो तीसरा नियम था वो तीसरा नियम था त य द का नियम। ये अपन ने नाम दिया था इसको। और जो इसमें दो स्थितियां बनेगी, जिसमें पहली स्थिति के बारे में अपन अध्ययन कर चुके थे। पहली स्थिति थी कि त या फिर द वर्ण के बाद क वर्ण हो या फिर त वर्ण हो या फिर प वर्ण हो या फिर स वर्ण हो। यदि इस प्रकार की स्थिति होती है तो त और द के स्थान पर हमेशा त वर्ण आदेश होगा। ये स्थिति भी अपन पढ़ चुके थे। इसी के बाद त और द नियम की जो दूसरी स्थिति है उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं आज की कक्षा में। ठीक है दोस्तों, अगर ये अपन ने पहले आपने नोट डाउन नहीं कराया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो इसकी दूसरी स्थिति बनेगी वो इस प्रकार होगी। ठीक है दोस्तों, त और द नियम की अपन बात कर रहे थे। त या फिर द नियम तो अपना था, अपन ने इसका नामकरण करा अपने अनुसार। इसमें जो दूसरी स्थिति है वो है कि त या फिर द वर्ण के बाद, त या फिर द वर्ण के बाद च या फिर छ वर्ण हो। ठीक है दोस्तों, या फिर हो ज वर्ण या फिर हो ट वर्ण या फिर हो ड वर्ण या फिर हो ल वर्ण।
ठीक है दोस्तों, पहले तो इसको समझ लें। इसी के साथ एक और इसकी स्थिति आती है साथ के साथ, यही त और द के बाद कौन कौन सा वर्ण हो, दो वर्ण और याद अपने अपनों है और ये सवर्ण हो। इस प्रकार की स्थिति होती है तो त व और द वर्ण के स्थान पर, इसके स्थान की बात कर रहा हूं, तो च की बात करें तो च के बाद च ही होगा। ठीक है दोस्तों, च के बाद च ही होगा और छ के बाद भी क्या होगा दोस्तों, च ही होगा। इसका विशेष ध्यान रखें। किसके स्थान पर, त और द वर्ण के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, इसमें त और द वर्ण के स्थान पर क्या होगा, च आ गया तो अधूरा च होगा इसका, और च ऐसे कैसे बचा, ये हो गया तो आधा च, ज हो गया तो आधा ज। इसका ध्यान रखिए आप, तो अगर छ होगा तो भी आधा च होगा, किसके, त और द के स्थान पर। बाकी जो भी वर्ण है उसी का हो जाएगा। जैसे ज है तो ज होगा, ट हो तो ड होगा, ट हो तो ट होगा, और ड है तो ड होगा, और जो ल होगा तो अधूरा ल वर्ण होगा। ये किसके स्थान पर हुआ, त और द के स्थान पर। परंतु यही स्थिति में है और स वर्ण आ जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। है और स वर्ण आ जाए तो त और द और स और ये इसी वर्ण के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर, जैसे इन दोनों ये स्थिति आती है तो इन दोनों के स्थान पे जो होगा, इन दोनों के स्थान पे आदेश होगा आधा ध और फिर ध, ह के स्थान पे ध वर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर होगा च और छ वर्ण। इनका विशेष ध्यान आप रखें। ठीक है दोस्तों, यही है, त या द वर्ण के बाद च या छ वर्ण आता है तो च वर्ण होगा, ज होगा तो आधा ज होगा, ट होगा तो ट, ड होगा तो ड, और ल होगा तो ल। ये किसके स्थान पर होंगे, ये त और द के स्थान पर ही होंगे। च या छ के स्थान पर जो ये वर्ण बचे, ये वर्ण ऐसे के ऐसे ही आएंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो दो वर्ण हैं है और स, ये ऐसे वर्ण हैं कि इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, द और द, और जैसे स के स्थान पर होगा इन दोनों के स्थान पर त और द वर्ण, और स इन दोनों के स्थान पर संयुक्त रूप से क्या होगा, द और ध वर्ण होगा, इधर च और छ वर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा के यहाँ लिख देता हूँ इसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यहाँ नहीं तो यहाँ याद रखें आप, त और द के बाद में ह वर्ण आए या फिर ह वर्ण आएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर वो हो जाएगा अभी जो अपन ने लिखा ध और द वर्ण। इसको ध्यान रखें। और स वर्ण होगा तो स के स्थान पे होगा च और छ वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें। अब इनको उदाहरण के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करते हैं ताकि स्पष्ट रूप से अपने को समझ में आ जाए। ठीक है, उदाहरण की अपन बात करें तो उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं उत धन चारण, च से संबंधित। वही त या द हो, किसमें, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वह त या द से संबंधित हो, और जो उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है वो च छ ज ट ड ल और ह या फिर स वर्ण हो। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो स्थितियां अपन ने लिख रखी है। अब देखो यहाँ त के बात करें, त के स्थान पे क्या हो जाएगा, च वर्ण। इस त के स्थान पे अपन कर दिया वही आधा च वर्ण। ठीक है दोस्तों, इसको संयुक्त करके लिखें। संयुक्त क्या हो गया, उ आधा च, त के स्थान पे च हो गया जैसा कि सूत्र में दिया हुआ है। उसके बाद जो शब्द है चारण, ऐसे कैसे लिख दिया, दोनों को जोड़ के लिखा तो उ च चारण, उच्चारण। इस प्रकार उच्चारण शब्द में कौन सी संधि हुई दोस्तों, उच्चारण में हुई व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि कौन से नियम के आधार पर हुई, अपने त या द नियम के आधार पर हुई। और इस नियम का त और द जो नाम दिया अपन ने अपने अनुसार दिया है। उसके बाद बात करूं, एक और उदाहरण लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, यह उदाहरण। ठीक है दोस्तों, यह उदाहरण है सत धन चरित्र, चरित्र हो सकता है, चरित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वही त के स्थान पे क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, क्योंकि च वर्ण है इसलिए क्या हो गया, स आधा च पूरा चरित्र, सच्चरित्र या सच्चरित। यहाँ त भी आता है कई बार अंतिम वर्ण, तो उसका क्या हो जाएगा, सच्चरित। जिसका जो चरित्र हो वो अच्छा हो, सत्य से संबंधित हो, इसलिए सच्चरित्र या सत्य चरित। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ एक उदाहरण लेते हैं। जैसे च वर्ण से अपन ने उदाहरण लिया, इसी प्रकार छ से लेते हैं, उसमें बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं उत प्लस छेद।
ठीक है दोस्तों, यही बात हुई। छ भी हुआ तो क्या होगा, ये जो त या द के स्थान पे क्या वर्ण होगा, च वर्ण होगा। इसीलिए उ त के स्थान पे क्या हो गया, च। और इधर छेद, ऐसे कैसे संयुक्त करके लिखा अपन ने, तो संयुक्त करके लिखा उ आधा च छेद। इस प्रकार उच्छेद में कौन सी संधि हुई दोस्तों, उच्छेद में हुई व्यंजन संधि। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार ज वर्ण से संबंधित अपन उदाहरण लेते हैं, वह है उत धन ज्वल। ये उदाहरण बहुत ही मोस्ट है, ये उदाहरण कई बार पूछ लिया गया है। और साथ ही साथ जो अपने शुद्ध वर्तनी वाले जो प्रश्न आते हैं, उस प्रश्न में भी कई बार ये पूछ लिया गया है। तो आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा संधि करने के बाद। देखिए दोस्तों, अपन ने बात करी ज वर्ण के जो पूर्व वर्ण है, उसके बाद अगर ज वर्ण आए तो जो पूर्व वर्ण में त या द वर्ण होगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ज हो जाएगा, यदि यहाँ ज वर्ण आया है तो। इसीलिए त या द के स्थान पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ज। तो ये हो गया आधा ज, उज प्लस ज्वल। बाकी जो ऐसा का ऐसा बचा ज्वल, उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, तो क्या हो गया उज्ज्वल। तो और उज्ज्वल का जो शुद्ध रूप होगा वर्तनी के आधार पर यही होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, एक विद्यार्थी भ्रमवश क्या कर देता है, उज्ज्वल ये सही मान लेता है, जो कि वर्तनी के आधार पर क्या होता है, गलत होता है। इसका आप विशेष ध्यान रखें, ये गलत होगा, ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और जैसे संबंधित अपन जो है उदाहरण लेते हैं, वो होगा बात करूं मैं, हाँ दूसरा इसका उदाहरण लेते हैं। पहला ये हो गया है, एक हो गया वही सत प्लस जन। ठीक है दोस्तों, वही त के स्थान पर ज हो जाएगा। ज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ज वर्ण आया। पहले त के स्थान पर क्या हो रहा था, च वर्ण हो रहा था पहले वाले उदाहरणों में। वो क्यों हो रहा था, क्योंकि आगे च या छ वर्ण था, इसीलिए त और द के स्थान पर कौन सा वर्ण होता, वो हो रहा था च वर्ण। लेकिन अब जब ज आ गया है, किसमें, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ज है, तो जो पूर्व पद है उसका जो अंतिम वर्ण त या द है, तो उसके स्थान पे कौन सा वर्ण होगा, ज वर्ण ही होगा। क्योंकि यहाँ जो उत्तर पद का प्रथम वर्ण है ज है, इसलिए ज हो गया। तो इसको लिखेंगे स आधा ज पूरा जर्न। इस प्रकार सज्जन पुरुष, और सज्जन पुरुष में बात करें सज्जन की, तो सज्जन में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। उसके बाद बात करते हैं अपन ट वर्ण की। ट वर्ण से संबंधित उदाहरण भी अपन समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका है उदाहरण लेंगे अपन, तत् धन टिक्का। क्या दोस्तों, तत् धन टिक्का। उसी प्रकार त की बात करें, त के स्थान पर अब क्या होगा, नियम के आधार पे देखें तो त के स्थान पर ट वर्ण होगा, क्योंकि इधर जो पूर्व पद है, पूर्व पद का प्रथम वर्ण कौन सा है, वह है ट वर्ण। इसीलिए जो त के स्थान पे कौन सा होगा, ट होगा। इसीलिए ट धन टीका। उसी प्रकार इसको संयुक्त करके लिखेंगे तो क्या हो गया, तट्टिका। तट्टिका, तट्टिका में कौन सी संधि है दोस्तों, तट्टिका में है व्यंजन संधि। उसी प्रकार इसका एक और उदाहरण से अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं, वो है व्रत धन व्रजन। चलो सर जैसे संबंधित है, चलो ट से लेते हैं दूसरा वाला, माफ कीजिए। हाँ, मृत धन टीका। तो मृत त के स्थान पर ट हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या होगा, मृत टिक्का। इस प्रकार मृट्टिका में भी कौन सी संधि है दोस्तों, मृट्टिका में होगी व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें अपन ड वर्ण से जो उदाहरण लेंगे अपन, वो है जैसे उत धन ड। वही त के स्थान पर अब क्या होगा, ड वर्ण होगा। ड वर्ण क्यों होगा, क्योंकि नियम में अपने दे रखा है कि ड के स्थान पर कौन सा वर्ण हो जाएगा, ड हो जाएगा। इसीलिए ड हुआ। तो इसको संयुक्त करके लिखेंगे तो उ आधा ड पूरा ड, ये उड्डय। इस प्रकार उड्डय में कौन सी संधि हुई दोस्तों, उड्डय में होगी व्यंजन संधि। इस प्रकार इसका एक और उदाहरण लेते हैं, वो होगा पद द से संबंधित उदाहरण भी आ गया है। जैसे तय तक आ रहा था, ये तो दस हो गया। पद धन, माफ कीजिए ये ल से हो जाएगा, दूसरा लेते हैं। पद का ये इसमें है, ल में जो आगे वाला उदाहरण होगा उसमें ले लेंगे अपन। इसका जो दूसरा होगा वो होगा ये भवत प्लस डमरू। ड से संबंधित है। ठीक है, तो त के स्थान पे क्या हो जाएगा, वह ड होगा। इसलिए भ व ड डमरू।
ठीक है दोस्तों। इस प्रकार भवत डमरू में कौन सी संधि हुई? भवत डमरू में संधि हुई दोस्तों व्यंजन संधि। अब अपन लेते हैं ल से संबंधित उदाहरण। जैसे इससे पहले उदाहरण जो याद आ गया था वो ल से संबंधित आ गया था, वो था पद धन लव। ये लव लव नहीं है इंग्लिश वाला, ये लव अलग है। ठीक है दोस्तों। तो लव की बात पद की बात करें तो द के स्थान पर कौन सा वर्ण होगा? त या द के स्थान पर कौन सा वर्ण होगा? अगर ये बाद में ल वर्ण आया है तो वही आधा हो जाएगा, इसके स्थान पे हो जाएगा ल। इसीलिए बात करें पद धन लव, तो ये द का कौन सा हो गया? ल हो गया था। ठीक है, इसी प्रकार इसको संयुक्त करके लिखेंगे तो हो गया पल्लव। और पल्लव में कौन सी संधि होगी दोस्तों? पल्लव में होगी व्यंजन संधि। उसी प्रकार एक और लेते हैं ये ल से संबंधित उदाहरण, वो हो गया हाँ उत धन लेख। तक आधा हो जाएगा, माफ कीजिए ल हो जाएगा, तो उसका हो गया उल्लेख। इस प्रकार उल्लेख करने में कौन सी संधि हुई दोस्तों? उल्लेख करने में हुई वो संधि हुई व्यंजन संधि। इस प्रकार ये स्थितियां अपनी कंप्लीट हो गई है और इनको अपन ने उदाहरण के माध्यम से भी समझ लिया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये बात करते हैं ह और सवर्ण की। किसकी? है और सवर्ण की। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ ढंग से, ये जो है अपने क्लियर हो गया है और सवर्ण को अपन आराम से समझ लेते हैं, क्योंकि इनमें दोनों के स्थान पे होता है। जो इसमें विकार उत्पन्न होता है वो विकार दोनों वर्णों के स्थान पे होता है। पूर्व पद में जो अंतिम वर्ण होगा उसके, और जो उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों के स्थान पर कौन सा होगा? विकार उत्पन्न होगा। इसीलिए इनको अपन एक साथ समझ लेते हैं। बात करें है वर्ण की या फिर सवर्ण की, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इन दोनों के स्थान पे होगा आधा ध, और यह के स्थान पे होगा ध। इस प्रकार ये होगा। और बात करें इनके स्थान पर तो इनके स्थान पर होगा आधा च और छ, इस प्रकार होगा। ठीक है दोस्तों। तो पहले अपन उदाहरण लेते हैं है वाले। है वाले में आएगा या तो उत या फिर अपन करते हैं उद। ठीक है दोस्तों। इनके स्थान पे करें हार, तो यह त या द वर्ण होगा। और जो यहाँ पे ह वर्ण है तो इन दोनों के स्थान पर, जैसे मान लें अपन उत से लेते हैं तो उ जो गया या त बचा, और यहाँ पे है और यहाँ हो गया आर। इन दोनों के स्थान पर जो होगा ये अधूरा है, तो ये हो गया ध और ये फिर ध वर्ण। ठीक है दोस्तों। यादव हो गया। तो बात करें उ द आधा, ऐसे कैसे? ये जो ध है ध में आमला तो धा रे। इस प्रकार उद्धार में कौन सी संधि हुई दोस्तों? उद्धार में हुई व्यंजन संधि। और वो किस प्रकार बन के आया उद्धार का? ये इसलिए इस प्रकार बन के आया, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। व्यंजन संबंधित जो अपने संयुक्त पद आएंगे उनमें एक कॉमन सी बात होगी, अधिकांश 99% होगा कि उस वर्ण के मध्य में क्या होता है? अधूरा वर्ण आता है, अधूरा व्यंजन वर्ण आता है। अधिकांश जगह क्या आता है? अधूरा वर्ण आता है। और इस प्रकार अपन इनको पहचान सकते हैं कि ये इसमें व्यंजन संधि हो सकती है। ठीक है। इसका और उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण लिया उद्धार का। अब यहाँ है की जगह द हो गया, क्योंकि इस नियम में अपने दे रखा है, और इस नियम को अपन ने नाम क्या दिया है? इस नियम को नाम दिया है त या द नियम। उसके बाद जो अगला जो उदाहरण है इसका एक और लेते हैं अपन, वो है हाँ पद धन हति। वही ह वर्ण है, द है। द और ह वर्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा? द और ध वर्ण हो जाएगा। यहाँ बचेगा अति, जैसे बचा प, ध और ध के स्थान पर द और ध वर्ण हो गया, और यहाँ बचा अति। और इसको संयुक्त करके लिखेंगे प आधा ध, ध में मिलाया पूरा ध हो गया पद्धति। इस प्रकार पद्धति में कौन सा होगा? पद्धति में है, पद्धति में होगा व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब जो दूसरी स्थिति है वाली, ये स्थिति इसकी लेते हैं, मतलब उदाहरण इसके लेते हैं। जैसे उदाहरण की बात करूँ मैं इसमें, तो हो गया एक हो गया उत प्लस शासन ले लो। चलो वही बात, त या द वर्ण हो और स वर्ण आया, त आ गया सा, तक और स के स्थान पर। तो यहाँ बात करें उ त, और जो यहाँ से ले लिया अपन ने सवर्ण, और इधर बच गया आसन। ठीक है दोस्तों, बच गया आसन, बच गया। ठीक है। इस प्रकार इसको संयुक्त करके लिखेंगे तो क्या हो गया? स के स्थान पर क्या हो जाएगा? च या छ वर्ण हो जाएगा, छ और छ वर्ण हो जाएगा। तो क्या हो गया?
उच्छासन। इस प्रकार उच्छासन में कौन सी संधि हुई दोस्तों? व्यंजन संधि होती है। और इसके उदाहरणों की बात करें तो जैसे उदाहरण लेते हैं उत धन श्वास। ठीक है, तो वही स और उत्वर्ण के जो त वर्ण है उनके स्थान पर हो जाएगा च और छ वर्ण, तो उ छ छ वास। इस प्रकार उच्छ्वास में कौन सी संधि हुई? उच्छ्वास में हुई व्यंजन संधि। उसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, वो है उत धन शास्त्र। इसी में भी स और उत के वर्ण के स्थान पे मिलके क्या हो जाएगा? छ छ, तो उ छ छास्त्र। इस प्रकार उच्छास्त्र में कौन सी संधि हुई दोस्तों? व्यंजन संधि हुई। इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि जो त और द नियम था उसकी जो स्थितियाँ थी वो आपके समझ में आई होगी। त और द नियम की जो बात करें, त और द नियम के जो भी थे अपन ने त द नियम में अब जो स्थितियाँ बनी है वो एक बार मैं आपके सामने लिख देता हूँ बोर्ड पे, और आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसकी जो त और द नियम की बात करें, त और द नियम, त या फिर द, माफ कीजिए, त या फिर द नियम। ठीक है, त और द नियम में पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में ही जो पार्ट थे वो मैं आपके समक्ष लिख देता हूँ, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे त या फिर द वर्ण हो और इसके बाद कौन सा वर्ण हो? क वर्ण हो। ठीक है दोस्तों, या फिर हो त वर्ण, या फिर हो प वर्ण, या फिर हो स वर्ण। उस स्थिति में त और द के स्थान पर, सिर्फ और सिर्फ त और द के स्थान पर जो वर्ण होगा वो होगा कौन सा वर्ण होगा? त ही वर्णादेश होगा। पहली स्थिति थी ये, इसका जो पहला नियम था ये था। दूसरी स्थिति थी इसमें त या फिर द वर्ण के बाद कौन सा वर्ण हो? च या फिर छ वर्ण हो। ठीक है दोस्तों, या फिर हो ज वर्ण, या फिर हो ट वर्ण, या फिर हो ड वर्ण, या फिर हो ल वर्ण। इस स्थिति में त और द के स्थान पर क्या होगा? जब ये दोनों वर्ण आएंगे तो क्या होगा? च वर्ण होगा। किसके स्थान पर? त या द के स्थान पर। ये वर्ण ऐसे कैसे रहेगा? जब ज होगा तो ज के स्थान पे अभी आधा ज हो जाएगा। अगर ट वर्ण हुआ तो इसके स्थान पे आधा ट वर्ण हो जाएगा, और ड हुआ तो इसके स्थान पे आधा ड वर्ण, और ल हुआ तो आधा ल वर्ण हो जाएगा। किसके स्थान पर? त या द वर्ण के स्थान पर। इसी के साथ साथ इसमें एक और स्थिति बनी थी त या द वर्ण के बाद। ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ? त और द के स्थान पे हो रहा है, लेकिन इस स्थिति में क्या होगा? दोनों के स्थान पर होगा, और वो क्या होगा? ये जो अपनी है ये है तीसरी स्थिति बोल सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो होगा वो होगा, जो एक तो था ह वर्ण और एक था स वर्ण। यदि ह वर्ण की बात करें तो इन दोनों के जो स्थान पे होगा वो होगा ध और ध वर्ण। ठीक है दोस्तों, और जो इसकी स की बात करें तो इन दोनों के स्थान पे जो होगा होगा च और छ। इन सभी के जो उदाहरणों के माध्यम से अपन इनको समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, वो भी अच्छे से। ठीक है, आप इन तीनों जो त या द नियम से संबंधित जो अपनी जो स्थितियाँ थी, या इन त द नियम में जो तीन स्थितियाँ बनी, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे वाले नियम की, जो कि अपने जो व्यंजन संधि है उसका जो चौथा नियम होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करेंगे नियम नंबर 4 की। व्यंजन संधि में अपन 3 नियम पढ़ चुके हैं। पहला नियम था जिसका अपन ने नाम दिया तृतीयाक्षर नियम, दूसरा नियम था जिसको अपन ने नाम दिया पंचमाक्षर नियम, और जो तीसरा नियम था वो था त या द से संबंधित नियम। उसके बाद बात करते हैं नियम नंबर 3 की, और इस नियम को अपन क्या नाम देंगे? वो देंगे इसके आधार पर, जो स्थिति बनेगी, जो नियम बनेगा उस नियम के आधार पर इसका अपन नामकरण करेंगे अपने अनुसार। ठीक है, पहले जो है सूत्र को समझते हैं और उसके बाद इसका नामकरण करेंगे, वो अपन खुद करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रथम वर्ण की बात हो गई, उसके बाद अपन ने त द की बात कर ली, और अब बात करते हैं म वर्ण की। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो? म वर्ण हो। क्या हो? म वर्ण हो, और उसके बाद का वर्ण जो उत्तर पद का जो पूर्व या प्रथम पद होगा, प्रथम वर्ण हो, वो हो क वर्ग से कोई सा भी वर्ण हो। कौन सा? क वर्ग। अब क वर्ग की मैं बात करूं तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे? क हो गया, ख हो गया, ग, घ या फिर ण। जो भी वर्ण होगा, क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। इन 5 वर्ण में से भी कोई सा भी वर्ण आए,
ठीक है। तो क्या होगा, इनमें से क्या होगा, ये आता है तो जो ये म है, म के स्थान पे क्या हो जाएगा, इसका पांचवा अक्षर कौन सा है, पांचवा वर्ण है ड वर्ण, या माफ कीजिए ड वर्ण, या फिर हो जाएगा इसको अनुस्वार में बदल देंगे। और वो कैसे बदलेंगे ये अपने आएगा, जब उदाहरण लेंगे उसके बाद अपने समझ में आएगा। इसीलिए पहले अपन एक बार इसका जो नियम है उसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद जो विस्तृत तरीके से अपन इसके जो उदाहरण सोल्व करेंगे या उदाहरणों में संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद ये आपको आराम से और समझ में आ जाएगा। पहले नियम समझ लीजिए। उसके बाद क वर्ग हुआ तो उसका पांचवा वर्ण है, या तो वो आ जाएगा या उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार का विशेष ध्यान रखें आप, अनुस्वार ही होगा, ठीक है, अधिकांश से अनुस्वार ही होता है। उसके बाद बात करें, क हो गया या फिर च वर्ग हो जाए, ठीक है दोस्तों, या फिर ट वर्ग हो जाए। ट वर्ग में पांचों वर्ण है, यहाँ वर्ग का मतलब है पांचों वर्ण, ट लाइन वाले पांचों वर्ण, या फिर त वर्ग हो, त वर्ग, त वर्ग, या फिर हो प वर्ग। आगे थोड़ी जगह कम है फिर, इसीलिए मैंने छोटे लिख दिए हैं, ठीक है दोस्तों। वही च वर्ग की बात करें तो इसका जो पंचमाक्षर है वो है, मतलब लास्ट वाला वर्ण है वो है पांचवा ये, या फिर इसके स्थान पर हो जाएगा अनुस्वार। या फिर ट वर्ग है, ट का जो पांचवा वर्ण है वो है न, या फिर हो जाएगा अनुस्वार। या फिर त का है न, या फिर हो जाएगा अनुस्वार। या फिर म के बाद म होगा, या फिर होगा अनुस्वार। इसके बारे में अपन बात चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि इसमें कुछ एक स्थिति है या फिर कुछ एक जो नोट करने योग्य बातें हैं वो अपन नोट कर लेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें सूत्र का। उसके बाद इसको समझते हैं अपन कि जब प्रथम जो पद होगा उसका जो अंतिम वर्ण या तो म हो, सिर्फ म और म वर्ण हो, म के बाद क वर्ग का ही हो, या फिर च वर्ग का हो, या फिर ट वर्ग का हो, या फिर त वर्ग का, या फिर प वर्ग का, कोई भी वर्ण हो, तो जो म के स्थान पे होगा, अगर क वर्ग का हुआ तो क वर्ग का हुआ तो उसके बाद होगा उसका पांचवा अक्षर, या फिर च वर्ग का हो तो उसका पांचवा अक्षर, या उसके स्थान पर क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। इसीलिए इसका जो अपन ने नाम दिया, इसका नियम का नाम दिया अनुस्वार नियम। अनुस्वार नियम, इस नियम को अपन याद रखेंगे अनुस्वार नियम के आधार पर। किस नियम के आधार पर, अनुस्वार नियम के आधार पर जो ये चेंजेस होंगे या अपन जैसे टेस्ट करेंगे उनमें जो भी आएगा उसमें अपन सॉल्यूशन करेंगे, तो मैं सिर्फ नियम का नाम बोलूंगा कि किस नियम के आधार पर इसमें ये स्थिति हो रही है, तो आपको यहाँ याद रखना है कौन सा नियम है अपना, ये है अनुस्वार नियम। इसका उदाहरण लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। उदाहरण है पहला क वर्ग से, उदाहरण लेता हूँ क वर्ग से, अलम, वही बात, प्रथम पद का अंतिम वर्ण म वर्ण हो, अलम हो गया। उसके बाद है अलम धन कृति, ठीक है दोस्तों, क वर्ण हुआ, क वर्ग का है, इसीलिए क्या होगा, क जो म वर्ण है इस वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, या तो ये कर दो ये इसका पांचवा, क वर्ग का पांचवा वर्ण, या फिर अनुस्वार कर दो। ये दोनों ही स्थितियां सही होगी, इसीलिए दोनों स्थितियां लेके चलते हैं। अपन पहला लेते हैं इसका, पहले करेंगे पंचम अक्षर, इसीलिए इसके स्थान पर पांचवा इसका वर्ण करा लिखा, तो ये हो गया अलम, ल म के स्थान पर पांचवा ये हो गया सा पांचवा, अलंकृति। कैसे कैसे लिख दिया, अलंकृति, या तो ये लिख दो, या फिर दूसरा बात करें अनुस्वार लेके तो ल के उस पर इसका जो है ये अनुस्वार ले लिया, ये अनुस्वार लग गया, और कृति ऐसे कैसे अपन लिख दिया अलंकृति, माफ कीजिए अलंकृति। इस प्रकार या तो अलंकृति ये भी शुद्ध रूप है और इसका ये भी शुद्ध रूप है, दोनों में से जो भी आए अपना क्या है, सही है। इस प्रकार इसका नाम दिया अनुस्वार। अनुस्वार नाम क्या दिया, क्योंकि इसके अनुस्वार लगाया जाता है संयुक्त रूप में, इसलिए इसका अपन ने नाम दे दिया अनुस्वार नियम। अब ये सोच रहेंगे कि आपने एक और पंचमाक्षर नियम बताया था, लेकिन पंचमाक्षर नियम था, पंचमाक्षर नियम में आप विशेष ध्यान रखें कि पंचमाक्षर जो अपने नियम था उस नियम में किसी भी वर्ग का जो उत्तर प्रथम पद था उसका जो अंतिम वर्ण है किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होता है, और यहाँ पे जो ये नियम है थोड़ा उल्टा है, इसलिए इसमें अनुस्वार होता है, इसलिए अपन ने इसको नाम दिया अनुस्वार नियम। और इसकी बात करें तो इसको दिया था अपन ने पंचमाक्षर नियम। उम्मीद करता हूँ क्या वाला आपको उदाहरण समझ में आया होगा, ठीक है। इससे संबंधित मैं एक और उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा, उसके बाद अपन आगे वाले इसमें बात करेंगे। सम धन ग्राम, ठीक है, क वर्ग का है क्या, कौन सा वर्ण, ग वर्ण, इसीलिए इसका पंचम वर्ण हो गया, तो म के स्थान पर या तो यह वर्ण करेंगे या फिर करेंगे अनुस्वार वर्ण करेंगे, अनुस्वार करेंगे। इसीलिए दोनों स्थिति में बड़ा सम ये लेंगे तो ये अधूरा वर्ण, और ये संग्राम, इसको भी संग्राम बोलेंगे उच्चारण के आधार पर। और जो दूसरी स्थिति बनेगी इसका जो संयुक्त वर्ण बनेगा, मतलब संयुक्त पद बनेगा, वो बनेगा स और अनुस्वार करा सम, ये ग्राम,
क्या बन गया? संग्राम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार संग्राम में भी कौन सी संधि हुई? संग्राम में संधि हुई, वो हुई व्यंजन संधि। ठीक है, इसी प्रकार च वर्ग से लेते हैं। क वर्ग का कोई भी वर्ण हो सकता है दोस्तों यहाँ, जैसे क हुआ, ग हुआ, या फिर ख भी हो सकता है, कोई सा भी वर्ण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन करते हैं च वर्ण। च वर्ण, जो च वर्ग के उससे लेते हैं, उसमें होगा जैसे पम, धन, चम। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें तो म है, म वर्ण के बाद कौन सा है? च वर्ग का है, तो च वर्ग का पांचवा हो गया, तो इसमें या तो ये हो जाएगा ये वर्ण, या हो जाएगा अनुस्वार। ठीक है दोस्तों, दोनों ही स्थितियां लेते हैं। पहली लेंगे प, म के स्थान पे पंचम वर्ण करा प, याद आ य, और ये च, म पंचम। इस प्रकार पंचम में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इसका दूसरा रूप बना, संयुक्त करने के बाद वो बना प, अनुस्वार लिया, ऊपर चला गया, चम पंचम। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों ही रूप शुद्ध होंगे। और इसका एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे बात करें पर व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि में जो है वो व्यंजन संधि ही है, और व्यंजन संधि व्यंजन पद में, और वो किस नियम से है? अपने अनुस्वार नियम से है। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, और इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, आप ही बताइए कि व्यंजन में किस प्रकार है। इसमें देखो एक और उपसर्ग है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपको थोड़ा समझने में कठिनाई आ रही होगी। तो पहले मैं एक विच्छेद करके लिखता हूँ। वी, ये इसमें एक क्या है? वी इसमें उपसर्ग है, उसके बाद है अम पद, अम, धन, जन। अब देखिए, यहाँ देखिए, आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अम बन जन, देखो अम धन जन में देखिए म के स्थान पर क्या होंगे? च वाला है, ज वर्ण है, च वर्ग का, इसीलिए कौन सा होगा? ये या अनुस्वार होगा, या तो ये कर दो या फिर अनुस्वार कर दो। ठीक है दोस्तों, वही एक एक स्थिति लें, तो देखो वी को इसमें जोड़ेंगे तो वी पूरा वी माफ कीजिए, यहाँ देखो एक और संधि हो रही है, ये थोड़ा बड़ा पद है, तो इसको पहले ये देख लो आप यहाँ से। ठीक है, देखा अपन ने वी ऐसे कैसे आ गया। आगे जो संधि वो भी आपको बताऊं, अपन पढ़ चुके हैं, आप कंफ्यूज ना हो, अपन पढ़ चुके हैं। वी, धन, म के बाद म में कौन से ले? ये है पर एक तो ले लेते हैं ये आधार वर्ण, ये। ठीक है, और जन, अंजन। ठीक है, और जो दूसरा रूप बनेगा इसका, वो बनेगा वी, धन, अनुस्वार चला जाएगा, अंजन। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया? कोई बात नहीं। आगे की स्थिति, ये व्यंजन कैसे बना? अब देखिए, आपने यण संधि पढ़ी होगी, यण संधि। ठीक है दोस्तों, यण संधि, यण संधि में अपन ने पढ़ा था ई, प्रथम वर्ण में ई, उ, री वर्ण हो, और उसके बाद कोई भी असमान क्या हो? असमान स्वर वर्ण हो। कौन सा? असमान स्वर वर्ण हो, तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ई है और ई के बाद असमान स्वर है, इसलिए ई इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? यह वर्ण हो जाएगा। किसके? ई के स्थान पे। तो बचा वह, जो ई है, ई के स्थान पे क्या हो जाए? अधूरा वह बचा, के स्थान पे हो गया यह, तो व्यय, यह में अमला, पूरा हो गया, जन। इस प्रकार व्यंजन ये रूप बन गया। इस प्रकार व्यंजन में दो प्रकार की संधि हो रही है। देखो यहाँ पे है, बीच में से टुकड़े करें तो वो है व्यंजन में कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। लेकिन इसमें अगर उपसर्ग लगा के, अपन वी उपसर्ग लगा के बनाते हैं, तो वी उपसर्ग में इसमें जोड़ेंगे तो व्यंजन संधि के आधार पर इसको उपसर्ग को जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार क्या हो गया? व्यंजन संधि में, मतलब व्यंजन पद में भी कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हुई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार आगे वाले पद के भी अपन इसके उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद इसमें एक और जो स्थिति है वो समझ लेंगे, उसके बाद जो ये नियम नंबर 3 है वो भी अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, किसका ले लिया अपन ने? चवर का ले लिया। अपन टवर का लेते हैं, वो है सम, माफ कीजिए, ये ले लेते हैं दम, धन, डवण। ठीक है, अब ये ड का आ गया, टवर का आ गया, इसलिए कौन सा हो जाएगा? या तो अनुस्वार हो जाएगा या नवण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द, इसका या तो न करो या फिर अनुस्वार करो, या तो न हो गया दंड, या फिर हो जाएगा दंड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दंड में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, और किस नियम से हुआ? अपने ये अनुस्वार नियम के आधार पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें अपन, टवर्ग ले लिया है, टवर्ग ले लेते हैं। टवर्ग की बात करें तो इसमें ले लेते हैं सम प्लस न्यास। न टवर्ग का अंतिम वर्ण है, इसलिए म के स्थान पे भी अंतिम हो जाएगा, तो इसके स्थान पे तो न कर दो या फिर कर दो अनुस्वार। इन दोनों स्थितियों में क्या हो गया? सम, ये हो गया संन्यास, या फिर दूसरा रूप बनेगा इसका अनुस्वार चला जाएगा, और ये है संन्यास। ये दोनों ही रूप सही होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखें, दोनों ही रूप सही होंगे। इस प्रकार परवर्ग की बात करें तो परवर्ग में अपन लेते हैं
किम, माफ कीजिए नकाई है लेकिन इसका लें अपन, हाँ सम धन मुख, इसका आप विशेष ध्यान रखें। देखिए म वर्ण के बाद म वर्ण, प वर्ग का अंतिम वर्ण, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा सम, म के स्थान पर वही, या तो अपन म वर्ण कर दो या फिर अनुस्वार कर दो। अब इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है, इस स्थिति में आप ये नोट लगा के लिख दें कि इस स्थिति में जब म के बाद म आएगा, म के बाद म वर्ण आए तो उस स्थिति में क्या होगा, म के बाद अनुस्वार का प्रयोग अपन नहीं करेंगे। अगर अनुस्वार का प्रयोग अपन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये गलत होगा। इसलिए आप ये चीज़ नोट करके लिख सकते हैं। पहले मैं इसको एक बार बता देता हूँ, समूह का जो संयुक्त वर्ण क्या होगा, ठीक है। इसके एक और ले लेंगे, जैसे सम्मुख हुआ, सम्मान हुआ, सम धन मान की बात करें, सम धन मुख की बात करें, यही बात है। इसमें बात करें या तो ये म के बाद म वर्ण है तो इसका म का म ही रहेगा, पांचवा वर्ण इसका म प वर्ग का, या फिर अनुस्वार, तो इसमें अनुस्वार नहीं करेंगे, सिर्फ म ही करेंगे, इसमें भी म का म ही होगा। इसलिए क्या होगा, सम्मान, या फिर दूसरा रूप बनता है सम्मान, ठीक है दोस्तों। तो इसमें म ही करेंगे, इसका हो गया सम्मुख या फिर सम्मुख। तो इसकी स्थिति में जो ये रूप होगा ये गलत होगा, इसमें भी ये होगा, ये गलत होगा, ठीक है दोस्तों। आप इसको नोट या विशेष करके लिख सकते हैं कि यदि म का मेल, म का मेल, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ हाईलाइट करके, ताकि आपको सही तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में भी आएगा। म का मेल म वर्ण से होने पर म वर्ण ही विकार होगा, अनुस्वार नहीं, ठीक है दोस्तों। इसको आप नोट कर लें विशेष तौर से। म का मेल जब म वर्ण से करवाया जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, म के बाद म ही होगा, अनुस्वार ये जो वाली बात कर रहे हैं अपन, अनुस्वार वाली बात नहीं होगी, अनुस्वार नहीं होगा। इसलिए इसका आप विशेष ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहेगी इस नियम में, इसलिए इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अपन ने पढ़ा क वर्ण के बाद क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, या त वर्ग हो, या प वर्ग हो। प वर्ग में अन्य यदि कोई भी वर्ण आता है तो हो जाएगा अन्य, परंतु म के बाद म का मेल करवाया जाएगा तो म वर्ण ही होगा, वहाँ पे अनुस्वार नहीं होगा। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें, अनुस्वार नहीं होगा। इसका आप इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसकी जो सेकंड स्थिति थी, ठीक है, अपन ने यह वर्ण ले लिया, बात करते हैं वही म वर्ण के बाद, ठीक है। म वर्ण के बाद पूरे अपने स्पर्श व्यंजन हो गए या वर्गीय व्यंजन जिनको अपन बोलते हैं वो हो चुके हैं। यदि इनके बाद अंतस्थ या फिर ऊष्म व्यंजन आ जाए, जैसे य, र, ल, व वर्ण की मैं बात करूं, या फिर स, या फिर स वर्ण की मैं बात करूं, माफ कीजिए इनका क्रम ये होगा, वर्ण की, ये कौन से हैं, ये है अंतस्थ व्यंजन और ये है ऊष्म व्यंजन। यदि मैं इन वर्णों की बात करूं तो म वर्ण के बाद यदि ये वर्ण आते हैं तो इस स्थिति में भी क्या होगा, कि म के स्थान पर क्या होगा, इनके स्थान पर होता अनुस्वारी होगा, क्या होगा, अनुस्वारी होगा। इनके स्थान पर और दूसरा कोई वर्ण नहीं होगा। जैसे इनमें दो दो स्थितियां बन रही थी सिर्फ म को छोड़ के, उसी प्रकार इसमें क्या होगा, सिर्फ अनुस्वारी होगा। इसका उदाहरण के आधार पर अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला मैं साफ कर देता हूँ, बाकी चलो इसी में लिख देता हूँ, इसके स्थान पर हो गया अनुस्वार, इसी के नीचे अपन ये जो जगह है इसी में समझ लेते हैं उदाहरण। जैसे बात करूं प्रियम धन वदा, वही म के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि कौन सा वर्ण है, यह है अंतस्थ व्यंजन है, इसीलिए वर्ग है तो ये म का अनुस्वार हो जाएगा, योगा प्रियम वंदा। इस प्रकार प्रियम वंदा में कौन सी संधि हुई, यह हुई व्यंजन संधि। इसी प्रकार अपन बात करें सम धन योग, इसी प्रकार यह वर्ण हुआ, कौन सा है यह वर्ण, अंतस्थ व्यंजन है, इसीलिए म के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। इसमें हो गया संयोग, संयोग में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। इसी प्रकार इन दूसरे वर्णों की बात करें सम
प्लस वही विधान की बात करें, वही वह वर्ण आ गया है, इसीलिए म के स्थान पे क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, और ये हो गया संविधान। इस प्रकार संविधान में कौन सी संधि हुई दोस्तों, संविधान में हुई व्यंजन संधि। और कौन से नियम से हुई, अपने अनुस्वार नियम से। अपने अंतस्थ व्यंजन लिया है। अब अपन बात करते हैं, एक दो उदाहरण ले लेते हैं इसका, कौन से वर्णों का, उसमें व्यंजनों का। तो इसका उदाहरण होगा, जैसे मैं बात करूं, हाँ, सम धन सार। देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ण है, स वर्ण है, मतलब उसमें वर्ण है, इसीलिए जब म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और म का अनुस्वार हो गया, स पे चला गया, और सारे से कैसे संसार। इस प्रकार इस संसार में कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। किस नियम से हुई, वही अनुस्वार नियम के आधार पर। इसका एक और रहते हैं, सम धन हार। इस प्रकार म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि कौन सा वर्ण हुआ है, उसमें वर्ण है आगे, इसीलिए क्या हो गया, संहार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज अपन ने करा त और द नियम जो बच गया था अपन ने, वो अपन ने पढ़ा। और उसके बाद अपन ने पढ़ा नियम नंबर 4, वो था अनुस्वार नियम। ये अपन ने नाम दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अपन ने पढ़ा क्या था। आज की जो कक्षा में पढ़ा अपन ने, वो पढ़ा अपन ने नियम नंबर 2। पहले बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 ये था त या द नियम। इसकी जो स्थिति थी वो बन के आई। पहली थी त या द वर्ण के बाद, त या द वर्ण के बाद कौन कौन से वर्ण हो। जो पहला नियम इसमें इस स्थिति थी वो थी क्या, तो क वर्ण हो। कौन सा दोस्तों, क वर्ण हो, या फिर हो त, या फिर हो प, या फिर हो स। ये चारों वर्ण याद रखने। तो इस स्थिति में त और द के स्थान पे जो होगा वो कौन सा वर्ण हो जाएगा, त वर्ण ही आदेश होगा। पहली स्थिति ये थी। दूसरी स्थिति की बात करें, त या द के बाद कौन कौन सा वर्ण हो, च या फिर छ वर्ण हो। इसके बाद था ज वर्ण हो, ट वर्ण हो, ड वर्ण हो, या फिर ल वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या था, इसके स्थान पर त या द के स्थान पर कौन सा वर्ण हो जाएगा, च और छ हुआ तो च वर्ण, ज हुआ तो आधा ज वर्ण, ट हुआ तो आधा ट वर्ण, ड हुआ तो आधा ड वर्ण, और ये ल हुआ तो आधा ल वर्ण। परंतु इसमें जो तीसरी स्थिति थी वो थी त या द के बाद यदि है या स वर्ण हो तो इन दोनों के स्थान पे होगा, क्या होगा, ध ध। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के स्थान पे होगा च और छ, च छ। ये था। ठीक है, पहला नियम अपन ने नियम नंबर 2 पढ़ा था। तद नियम, इसकी जो तीनों स्थितियाँ थी ये पढ़ी। और उसके बाद अपन ने जो चर्चा करी वो करी नियम नंबर 3। और जो नियम नंबर 3 था अपना, वो था नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 था वो था अनुस्वार नियम। अपन ने इसका नाम दिया। और अनुस्वार नियम क्या कहता है, इसकी चर्चा अपन जस्ट पहले करी है, इससे पहले ही करी है। वो है कि यदि म वर्ण हो और म वर्ण के बाद क वर्ग हो, ठीक है दोस्तों, क वर्ग, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, या फिर हो प वर्ग, प वर्ग, तो क्या होगा, म के स्थान पर क्या होगा, या तो इसका पांचवा अक्षर या फिर होगा अनुस्वार। इसमें भी वही य वर्ण या फिर हो गया अनुस्वार, इसमें भी वही न वर्ण या फिर हो गया अनुस्वार, इसमें वही न वर्ण या फिर हो गया अनुस्वार, इसमें वही या तो म होगा या फिर होगा अनुस्वार। परंतु इसमें नोट करवाया था मैंने कि म के साथ मेल होता है तो सिर्फ म ही होगा, अनुस्वार नहीं होगा। ये अनुस्वार नहीं होगा, म ही होगा। उसके बाद जो दूसरी स्थिति थी इसमें, यदि म वर्ण के बाद जो अन्य वर्ण बच गए कौन से, उसमें य, र, ल, व, माफ कीजिए अंतस्थ व्यंजन, और उसमें व्यंजन क्या, स और ह वर्ण, तो क्या होगा, म के स्थान पर सिर्फ क्या होगा, अनुस्वारी होगा। इन नियमों पर अपन ने चर्चा करी है और इन नियमों को उदाहरण के द्वारा अपन ने समझने का प्रयास करा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपको और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो इजाज़त दीजिए आने वाली कक्षा तक। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।